Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the 12th video for the first chapter, Nature and Importance of Management, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन, समन्वय। देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, सब अपना अपना राग बजा रहे हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा जो उनको बोलेगा भाई एक दिशा में बजाओ ताकि ये एक संगीत लगे। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि एक म्यूजिक शो होता है जिसके अंदर कोई पियानो बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ गलती भी हो सकती है, प्लीज़ आप हंसना मत। सब अलग अलग बजा रहे हैं और एक आदमी होता है जो सिर्फ हाथ हिला रहा होता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई जिसको नॉलेज ना हो सोचेगा कि भी इसको क्या हो गया, कोई मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे हाथ क्यों लाया जा रहा है। बट देखा जाए तो वही असली संगीतकार होता है, उसी ने वो धुन बनाई होती है, उसी को पता होता है कब किसको कहाँ कितना बजाना है, कौन सा म्यूजिक कितनी स्पीड पर कितनी देर के लिए बजेगा, और उससे फिर वो एक मेलोडियस सॉन्ग सामने आता है। ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट हो, बनाया जा रहा है माल, पर उसने ये तो देखा ही नहीं कि डिमांड किस चीज़ की है। उसने ये देखा ही नहीं कि भाई इस समय वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है या कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है या कलरफुल कपड़े लोग ज़्यादा चाहते हैं या क्या। वो अपने हिसाब से बस प्रोडक्शन में लगा हुआ है। प्रोडक्शन टारगेट उसने 200 का टारगेट बोला था, 400 अचीव कर दिया। अब ऐसे में पता लगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन मैनेजर पे उल्टा प्रसन्न होने के, उसको अवार्ड देने के, रिवॉर्ड देने के, इंसेंटिव देने के, प्रमोशन देने के उसको डांट रही है, नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है। यार आपने तो बोला था 200 की यूनिट की आउटपुट दे दो, मैंने 400 दे दी। अरे भाई साहब, आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, आपने ओवरऑल वर्किंग नहीं की। अब वो बोलेगा मेरे को तो किसी ने बोला नहीं, मेरे को तो आपने कहा था प्रोडक्शन करो, मैंने कर दी। तो सही मायने में गलती किसकी है? गलती तो टॉप मैनेजमेंट की मानी जाएगी ना, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर तो हाईली एफिशिएंट है। वो 9 की जगह सुबह 8 बजे आता है, शाम को 6 बजे की जगह 8 बजे जाता है, संडे को भी आके कभी कभी काम देख रहा है, दिन रात प्रोडक्शन पे लगा हुआ है। कमी है कोऑर्डिनेशन की। एक्चुअली में हमें जो हमारी सेल्स टीम है वो मार्केट से इनपुट लेगी कि हमें इस समय किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, वो हमें प्रोडक्शन टीम को देनी। ऐसे मान लेते प्रोडक्शन हो जा रही, जो सेल्स टीम है उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी आउटपुट है, कौन से प्रोडक्ट की कितनी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है, कितनी प्रोडक्शन हो चुकी है। हो सकता है वो मार्केट से किसी ऐसी चीज़ का ऑर्डर ले लें जो कि प्रोडक्शन टीम बना ही ना सकती हो, या माल बना पड़ा है उसके सेल्स के लिए वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, रादर उन चीज़ों के लिए सेल्स की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी जो है प्रोडक्शन लो है। तो यहाँ पर भी एक ओवरऑल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा कि भाई प्रोडक्शन टीम जो बना रही है उसके हिसाब से आप सेल्स करो। इसी तरह से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या रिकवरी डिपार्टमेंट को भी साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि जो माल बिक गया है उसके पैसे तो लो, इफ़ यू आर नॉट रिकवरिंग, बिकॉज बिजनेस में इट इज़ क्वाइट कॉमन टू गिव द गुड्स ऑन क्रेडिट। माल तो उधार पे एक बार जाता ही है, आमतौर पर हार्ड कैश में सेल्स तो बहुत कम होती हैं। तो अगर आप टाइमली रिकवरी के लिए खुद ही एफर्ट नहीं करोगे तो सबको पता चल जाएगा भाई इनकी डिपार्टमेंट, इनकी मैनेजमेंट तो ढीली है, इसको दे देंगे जब पैसे होंगे। ये तो होता ही है, कोई मांगे भी ना तो कहाँ टाइम से पैसे मिलेंगे। तो हर चीज़ जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। तो ये ओवरऑल इन सब का जो सिंक्रोनाइजेशन है, एकात्मकता, ये बहुत जरूरी है कि जो विभिन्न विभागों की गतिविधियां हैं उनमें एकात्मकता होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन। जैसे मैंने म्यूजिक डायरेक्टर का एग्जाम्पल लिया, एक साथ सारे एक दिशा में काम करेंगे, सबको पता होगा हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट भी करेगा और ओवरऑल मैनेजमेंट उसको कोऑर्डिनेट भी करेगी। अगर एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो जैसे मैंने कहा, पता लगा कि हमने मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है वो बता भी दी, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो बन कुछ और रहा है, डिमांड कुछ और है। बनने के बाद ऑर्डर किसी और चीज़ का है, आउटपुट कुछ और बन गई। सेल्स किसी और चीज़ की डिमांड जनरेट कर बैठी है, प्रोडक्शन टीम कुछ और कर बैठी है। रिकवरी डिपार्टमेंट को यही नहीं पता किसको कितना माल बेच दिया, प्रॉपरली उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कहाँ से किससे रिकवरी करें, टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं पता उनको। तो व्हाट आई मीन टू से कि कोऑर्डिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, मैं आपको एक डोमेस्टिक एग्जांपल देता हूँ। अब आप मैरिज में जाते हो, आपको मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर का एग्जांपल दिया, उससे तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे बात को। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आप किसी शादी के फंक्शन में जाते हो, तो आप वहाँ पर जाकर शादी या बर्थडे का फंक्शन में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो घर का सबसे बड़े होते हैं, आमतौर पर से दादाजी हैं या हमारे घर में हमारा पिताजी बड़े हैं, तो वो खड़े होते हैं, कुछ नहीं करते, और सब उनके पास आ रहे होते हैं घूम घूम के,
वो क्या कर रहे होते हैं, रिसेप्शन का काम भी संभाल रहे होते हैं, जो आ रहे होते हैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, हाथ मिलाते हैं, अगर कोई शगुन का लिफाफा लाया उसको लेते हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि भाई खाना कितने बजे शुरू करना है। सुबेरे उन्होंने प्लान कर रखा होता है कि खाना कितने बजे क्या बनेगा, कहाँ लगेगा, कैसे सर्व होगा, कौन उसको सर्विंग में ध्यान देगा। एक आदमी जो है ओवरऑल वो खाने के डिपार्टमेंट को ध्यान देख रहा होता है, जो म्यूज़िक एंड लाइटिंग चल रही होती है वो उसको भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हर चीज़ प्लान्ड वे में चलानी पड़ती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि म्यूज़िक या डीजे का जो प्रोग्राम है उसको जो है खाना खाने के बाद रखें, कई बार हम सोचते हैं उसके दौरान रखें, कई बार हम सोचते हैं पहले। तो सब प्लानिंग भी चाहिए और साथ में कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। सब हैफर्ड हो, यही ना पता हो किसको कहाँ शगुन का लिफाफा देना है, कहाँ पर जाकर फ़ोटो खिंचवानी है, कहाँ पर बर्थडे का केक है, या अगर वेडिंग है तो कहाँ पर जो है वो माला डलनी है। वो सब चीज़ें पहले से प्लान रहती हैं और उसको उस वक्त कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। इतना दुनिया में अभी तक सिस्टम नहीं बने हैं, ये कोई साइंस नहीं है रियल लाइफ कि भाई सब कुछ प्लान कर लिया तो बस। अगर हमने सोचा है कि भाई जो है फेरे जो है वो वरमाला जो है वो 10:15 पे डलनी है तो 10:15 पे अपना आप ऑटोमेटिक सब कर ले, नहीं, उसको लास्ट मोमेंट पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ऐसे बर्थडे पार्टी में सपोज हमने प्लान किया कि आज रात को 9 बजे हम केक कट कर लेंगे, तो वो 9 बजे केक तभी कट होगा जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा सबके बीच में कि हाँ जी मेहमान आ गए, केक भी आ गया, पता लगा केक ही आ गया। और अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से ना हो डिफरेंट वर्किंग के अंदर, पता लगा केक आ गया तो उसका वो कट करने के लिए जो नाइफ है वही नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर माचिस नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, कितना भी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टाफ करो, लास्ट मोमेंट पे वो सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एंड दैट इज़ वाई द कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हर डिपार्टमेंट अपने आप में अलग पड़ जाएगा। एक तरह से मोतियों को, यही चीज़ आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिया और शायद अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी मैं अपनी तरफ से ये एग्जाम्पल देता। इन मोतियों को जो अलग अलग पड़े हैं उनको पिरो के एक माला बनाने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ताकि वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम करें। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नेचुरली हासिल करने के लिए कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। नेचुरली ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो ही सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स टर्नओवर हासिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब डेफिनेटली उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, क्योंकि अगर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हैं, अगर हम वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही चीज़ें खरीद रहे हैं जिनको हमें बेचने की ज़रूरत है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो फिर हम नेचुरली जो वेस्टेज है वो मिनिमम होगी। दैट मीन्स विल बी हाईली एफिशिएंट और हम अपने टारगेट्स भी पूरे कर लेंगे। दैट मीन्स विल आल्सो बी इफेक्टिव एंड द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज़ वन विच इज़ बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एंड कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स दिस। कोऑर्डिनेशन इस बात का एक तरह से पूरा भरोसा दिलाता है, इस चीज़ को एंश्योर करता है कि भाई सब चीज़ें प्रॉपरली काम करें। इट इज़ द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। यह वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। संगठन के मुख्य उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए समन्वय बहुत जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। नहीं तो सब अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। आपने देखा होगा ना, कई पिक्चर होती हैं उसमें वो कोचवान बैठा होता है और वो 4 घोड़े की बग्गी होती है, बड़ी सुंदर लगती है देखने में, लेकिन चारों घोड़े अपनी उनका बस चले तो अलग अलग दिशा में भाग जाएं, तो उन सब की नकेल जो है वो एक आदमी के हाथ में रहती है और वो चारों घोड़ों को बिल्कुल पकड़ के रखता है, फिर वो चलती है बग्गी शानदार। तो यही है कोऑर्डिनेशन। किताबें लिखती हैं कि इट इज़ समटाइम्स ट्रीटेड लाइक सेपरेट फंक्शन, बट ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये तो एसेंस है, आधार है। सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है ना। अब ऐसे समझो कि जैसे कंप्यूटर आप सब जानते होंगे, मेरे ख्याल से आप सब परिचित हैं कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ध्यान से अपने मोबाइल फ़ोन को देखें तो आप देखेंगे कि स्क्रीन अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसके जो बटन्स हैं, आजकल तो वैसे बटन का सिस्टम नहीं है, सॉफ्ट वाली टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्टफोन्स आ गए, वो अलग हैं, कैमरा उसका अलग है, स्पीकर्स उसके अलग हैं, अंदर प्रोसेसर्स अलग लगे हैं। इससे आगे तो मुझको भी ज्ञान नहीं है, बट ये आप देख पा रहे हैं कि सबकी फंक्शन अलग अलग है। कैमरे का काम कैमरा है, जो लाइट डाल रहा है वो फ्लैश अलग है, स्पीकर्स अपना अलग काम कर रहे हैं, उसमें अलग अलग वाईफाई के लिए अलग, आई एम श्योर कुछ लगे रहते होंगे उसके पार्ट्स। ओवरऑल स्क्रीन अलग है, बॉडी अलग है, बैटरी अलग है, जो उसमें चार्जिंग जैक्स हैं वो लगे। तो उन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक प्रोडक्ट बन गया स्मार्टफोन। ऐसे ही मैनेजमेंट के सब एफर्ट्स, सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं। ये मैं शुरू से ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बार शायद रिपीट हो जाएगा इस वीडियो में कि आप कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझ पाओगे। सो इट अचीव्स द हार्मनी
है ना, ये जो व्यक्तिगत प्रयास है उनमें एकता लाता है। इट अचीव्स हार्मनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के, संस्था के जो ओवरऑल उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए जो एक उनको कोऑर्डिनेट कर देता है, एक दिशा में ले आता है, हार्मोनाइज करना। ये हार्मोनाइजेशन वर्ड भी जो है वो ज़्यादातर म्यूजिक के अंदर ज़्यादा यूज़ होगा, हार्मनी। या ये समझ लीजिए जैसे लोग डिफरेंट कास्ट के होते हैं तो वो सब मिलके एक साथ काम करें, ये भी हार्मनी, क्रिएटिंग हार्मनी अमंग मासेस। कि जो जनता है, माना कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई, वो सारे मिलकर एक बिल्कुल एकता के भाव से काम करें, देश में रहे, तो दैट इज कॉल्ड द हार्मनी, क्रिएशन ऑफ हार्मनी अमंग द मासेस। तो राइट फ्रॉम द प्लानिंग टिल कंट्रोलिंग, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, इट एंश्योर्स मिनिमम कन्फ्लिक्ट, न्यूनतम विरोधाभास। अगर सबको पहले से ही पता रहेगा कि हमें कब कहाँ क्या करना है, प्रोडक्शन कहाँ जानी है, सेल्स कब करनी है, बिलिंग कैसे होनी है, रिकवरीज कैसे होनी है, आफ्टर सेल्स कैसा होना है, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे को मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपर उनके अंदर एक तरह से इंटीग्रेशन है, सब कुछ बंधे हुए ढंग से सब काम कर रहे हैं, सब काम अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, कोई किसी के साथ इंटरफेरेंस भी नहीं कर रहा। ये भी एक काम है कोऑर्डिनेशन का, इंटरफेरेंस करना। अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शायद सेल्स डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करने लगे, अरे भाई हमने जो माल बनाया पहले इसको बेचो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस आल्सो, सब अपना अपना काम करें, सबको पहले से पता हो किसका क्या रोल है, वो अपने उस रोल के हिसाब से काम करते जाएं, बस दैट्स इट, दैट इज द वे टू अचीव सक्सेस। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन के, समन्वय की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, वैसे हम मोर और लेस डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी होता है ना एग्जाम में समटाइम थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो भी लिखने पड़ते हैं। हॉट्स क्वेश्चन जो है मैं आपके वो इस चैप्टर का, अब ये खत्म होने की कगार पर है आपका चैप्टर, तो हॉट्स के क्वेश्चन में हर चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है बाकी के क्वेश्चंस तो बहुत सारी किताबें उनके अंदर ठीक से दिए हैं, ये तो हॉट्स के भी हैं, लेकिन फिर भी हॉट्स के क्वेश्चन में हर चैप्टर के एंड में वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। So coordination integrates group efforts. Coordination integrates group efforts. ग्रुप एफर्ट्स का मतलब सामूहिक कार्य, सब अपना अलग अलग कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना। मैंने कहा ना एकता, इंटीग्रेशन को यहाँ वर्ड यूज किया गया हिंदी में एकात्मकता। इट गिव्स अ कॉमन फोकस, केंद्र बिंदु, सबका एक फोकस हो, संस्था। जैसे होता है ना कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, आप मान लेते हैं यूपी में हैं, कोई राजस्थान में है, तो हम ये ना सोचें कि भाई हम राजस्थानी हैं या हम पंजाबी हैं, पंजाब में हैं, तो या हम हरियाणवी हैं, हरियाणा में हैं, तो हम ये सोचें कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो वो काम कोऑर्डिनेशन का है। हम ये ना सोचें हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमें क्या, हमने तो माल बना दिया ना, या सेल्स वाले सोचें भाई हमने तो बेच दिया, हमें नहीं पता जो भी था, अगर माल खराब बना हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ना सोचें, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट सोच ना रखें, वो सोचें कि हम सब एक ओवरऑल, सपोज बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, तो हम एक ओवरऑल उसके एम्प्लॉय हैं, और अगर दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोई गलती हो रही है तो उस गलती को हम भी ठीक करने में सहयोग करें। दैट शुड बी द फीलिंग। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट्स को, सो दैट जो परफॉर्मेंस है वो जैसी प्लानिंग है उसके हिसाब से, जो हमने प्लान किया था वो सारी चीजें उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट हो, ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन। इसी से ही मिलता जुलता पॉइंट है दूसरा, यूनिटी ऑफ एक्शन, कि जो भी अलग अलग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, उनके लिए वो एक बाइंडिंग फोर्स है। उनको जब इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया तो एक का आउटपुट दूसरे की इनपुट हो गई। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल बनाया तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके लिए वो इनपुट होगी, बना हुआ माल उनको मिलेगा। सपोज पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है तो एक तरह से उसके लिए वो इनपुट होगी, फिर पैकिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स को दिया तो फिर वो उसकी इनपुट हो गई। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं दे वर्क एज ए बाइंडिंग फोर्स, और ऑब्जेक्ट इसका भी वही है, ओवरऑल संगठन के जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने के लिए ये मिलके काम करें, राइट। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेचुरली समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली तो है नहीं। हमने एक बार कोऑर्डिनेट कर भी दिया चीज़ों को तो भी लगातार कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको म्यूजिक का एग्जांपल लिया, जब तक वो शो खत्म नहीं हो जाता, ऐसा तो नहीं है उसने एक बार उसको प्लान कर दिया कौन कितना बोलेगा तो नहीं, वो लगातार चलता रहेगा, कोई ना कोई हिलेगा बीच में, फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही फैक्ट्री में भी चाहे हम कितना भी कर लें, सारी चीज़ें कितनी भी सिस्टमैटिक कर लें, 10 20 50 साल से फैक्ट्री चल रही हो, फिर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगातार पड़ती है। So production has to be planned as per demand. Sales teams is also dependent on production team. Sales recovery and time is also essentially, सारी बातें रिपीट है।
कई बार मुझे ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए भी लेने पड़ते हैं कि सभी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं। अगर मैं कम पॉइंट दूंगा तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट इस एज पे अभी इतने मेच्योर भी नहीं होते, तो उनको लगता है यार सर ने तो पॉइंट कम दिए हैं, बुक्स में ज़्यादा पॉइंट हैं, वीडियोज़ इनकम्प्लीट हैं, ऐसी फीलिंग ना आ जाए। अदरवाइज मैंने जो आपको कंसेप्ट दे दिया कोऑर्डिनेशन का, अगर आप उसको ध्यान से सुन चुके हो तो आप किसी भी बुक को उठाओ, उसमें कितने भी पॉइंट दिए आपको समझ में आएगा। सारी बातें रिपीट ही तो हो रही हैं, कुल मिला के बात तो वो एक ही कह रहे हैं ना कि जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको सब मिलके अचीव करें, सब एक कॉमन डायरेक्शन में चलें, कॉमन फोकस हो। यही तो बात बार बार आ रही है ना। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स एन ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी है। कहाँ नहीं चाहिए कोऑर्डिनेशन? प्लानिंग में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। अगर हम गलत स्टाफ अपॉइंट कर दें, माना जरूरत तो 5 की अपॉइंट कर दे 15, या जरूरत तो 15 की अपॉइंट करे 5, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा स्टाफिंग डिपार्टमेंट को कि हमें कौन से लोग अपॉइंट करने हैं। जरूरत होगी सेल्स टीम को, हम अपॉइंट कर देंगे प्रोडक्शन में। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग में भी चाहिए। डायरेक्शन में तो कोऑर्डिनेशन तो देखा जाए तो सही मायने में डायरेक्शन की स्टेज पर ही है कि जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रही है तो उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनके बीच की कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, जो एक्चुअल वर्किंग है डायरेक्शन की स्टेज पर, वही तो असली कोऑर्डिनेशन है। और कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पता लगा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ने एक्चुअल वर्किंग को प्लान्ड वर्किंग के साथ कंपेयर भी किया, करेक्टिव स्टेप्स भी लिए, लेकिन टॉप मैनेजमेंट तक अगर वो सजेशंस पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो करेक्टिव स्टेप्स कंट्रोलिंग वाला काम है वो कुछ हद तक सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो निम्न स्तरीय मैनेजमेंट है संचालक लेवल की, उसके हाथ में। अब उन्होंने जो सजेशन दिए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, कम्युनिकेशन की कमी होगी, तो वो चीज़ पहुंचेगी नहीं टॉप मैनेजमेंट तक, तो वो अपने प्लान्स नहीं रिवाइज करेंगे। कोई सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, कोई क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्वांटिटी इंप्रूव करना है, नई मशीन्स लेनी है, कुछ भी करना है, तो टॉप मैनेजमेंट तक, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक वो बात जानी चाहिए ना। और वो एक हिरार्की से होते हुए प्रॉपर सिस्टमैटिकली पहुंचे, ये इंश्योर करना पड़ेगा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन को। सो ऑल लेवल्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू बी इंटीग्रेटेड, नहीं तो फिर क्या होगा? अव्यवस्था, देयर विल बी ए chaos. Then coordination is the responsibility of all the managers. Naturally, ये तो मैंने अभी बोला ना, all levels, चाहे वो निम्न स्तरीय है, मध्य स्तरीय है, उच्च स्तरीय है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोई भी पार्टी ये अकड़ के नहीं बैठ सकती कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनको मिडिल लेवल्स के साथ अपनी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो अपने मन में प्लान बना के बैठ जाएं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट ना करें, तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम कैसे करवाएंगे? तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। इसी तरह से मिडिल लेवल जो है वो तो बिल्कुल एक तरह से लिंक है टॉप लेवल और लोअर लेवल में। काम करवाने के लिए डिसीजन लिया टॉप लेवल ने, काम करना है सुपरवाइजरी लेवल ने एक्चुअली में। तो जो मिडिल लेवल है वो दोनों को समझेगी, वो वर्कर्स को भी समझेगी कि ये क्या चाहते हैं, काम कैसे होगा, और वो टॉप लेवल को भी समझेगी, और वो उनकी ली हुई डिसीजंस को, पॉलिसीज को एक्सप्लेन करेंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कि इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया जाए। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो भी एक तरह से जो टॉप लेवल है वहां से जो इंस्ट्रक्शंस पॉलिसीज आ रही है उनको भी देखेगी, और एक्चुअल वर्कफोर्स, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट तो एक्चुअल वर्कफोर्स ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, वो एक्चुअल वर्कफोर्स को उनको काम करवाएंगे और एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करवाएंगे ताकि अच्छे रिजल्ट्स हासिल हो सके। एंड इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन, सोचा समझा कार्य, अपने आप नहीं होता कोऑर्डिनेशन। मान लेते हैं कहीं पर रिमोट ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन को भी एक बटन तो दबाना पड़ता है ना, अपने आप तो ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं चलती। इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आप करोगे ना पास ऑन, उसके बाद वो चलेगी, और उसको आप स्टॉप करोगे, पॉज करोगे, ऑन करोगे, जरूरत पड़ने पर उसको रिपेयर करोगे। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक मशीन में भी ह्यूमन एफर्ट तो चाहिए। ऐसे कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता, इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो इसमें जो इम्प्लॉयज कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं उनको भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया जाता है कि आप इस तरह से काम करें। तो कितना भी कंजीनियल, कितना भी कोऑपरेटिव, कितना भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्यों ना, एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटर की जरूरत तब भी होती है, और वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। सोच समझ के कब कहाँ क्या करना है, ये इस तरह का कार्य है। इसीलिए कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बोली कोऑर्डिनेशन के बारे में। Thank you. This is Neeraj Gupta.